दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजी हिस्ट्री सेल में। तो दोस्तों पेपर अर्बनाइजेशन इन इंडिया का जो क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों केंद्रीय का पुरातत्व अभ्युदय उसकी विशेषताएं। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि उत्तर भारत में जो प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्र था उनकी विशेषताएं, उनका अभ्युदय कैसे हुआ था, उनके आकार के बारे में देखेंगे, उनमें किलेबंदी किस प्रकार की थी और उनके नगरीय केंद्र के बाहरी क्षेत्र किस प्रकार के थे, नगर का फैलाव कहाँ कहाँ तक था, सार्वजनिक और धार्मिक भवन कैसे थे, उसमें घर कैसे थे और तथा उसमें शिल्प का उत्पादन कैसे होता था। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों का केंद्र। तो प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों का केंद्रों के आविर्भाव में उत्पत्ति के अनेक कारण बताए गए हैं जो विवादग्रस्त हैं। लौह प्रौद्योगिकी के शिल्पकारों, व्यापारियों, श्रेणियों का उदय, राजनीतिक घटनाक्रम और बौद्ध जैन धर्म का अभ्युदय शामिल माना गया है। इसमें सर्वाधिक विवादास्पद गंगा घाटी में लोहे के औजार, लोहे के हलों का प्रयोग है। रामशरण शर्मा जी बताते हैं कि यह तर्क दिया है कि लोहे के औजारों से परिवहन सरल हो गया, व्यापार तथा शिल्प कला की उन्नति हुई। लौह प्रौद्योगिकी को लेकर विद्वानों में आम सहमत नहीं है। इसी प्रकार से इतिहासकार निहार रंजन ने भी अपना मत दिया है। उनके अनुसार ने अनेक पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त लोहे के औजार मात्रांतरिक विश्लेषण के आधार पर कहा है कि औजार अधिशेष उत्पादन पर्याप्त नहीं थे। कृषकों की निर्भरता लकड़ी के हल और फावड़े पर थी। कृषिगत भूमिका के विषय में दिलीप के चक्रवर्ती शेरिन रत्नागर ने भी इसका विरोध किया है। इसी प्रकार पहली शताब्दी में नगरीकरण का मुद्दा गतिरोध तक पहुंच गया और इस व्यवस्थित सर्वेक्षण और गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों केंद्रों की विशेषताएं। प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों केंद्रों की विभिन्न विशेषताओं जैसे आकार, उसकी किलेबंदी, उसका शिल्प उत्पादन आदि का अध्ययन आवश्यक माना गया है। तो हम देखेंगे कि प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरी थे, उनके आकार किस प्रकार के थे। नगरीय केंद्रों के आकार के संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ नगरों के किलेबंद क्षेत्र होने की जानकारी, परंतु कुल आकार ज्ञात नहीं किया गया है। कौशाम्बी का किलेबंद रहित 25 हेक्टेयर, भीटा का 5 हेक्टेयर माना गया है। स्थलों के आकार में बहुत अधिक भिन्नता पाई गई है। प्रारंभिक नगरों के किलेबंदी किस प्रकार की थी, तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो जो किलेबंदी थी, अधिकांश प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्र किलेबंद थे। बसावट दीवार के बाहर भी फैली थी। इन किलेबंदियों में अनेक स्मारकीय स्वरूप में थी, जैसे कौशाम्बी, अहिचित्र, मथुरा आदि में 15 मीटर ऊंची दीवारें थीं। प्राचीरों की पुष्टबंदी कभी कभी कच्ची ईंटों की होती थी। नगर की प्राचीर बाढ़, आक्रमणकारियों आदि से सुरक्षा के लिए थी। प्राचीरों में द्वार जनसंख्या के कतिपय वर्गों को बाहर रखने के लिए किया गया था। तो प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों केंद्रों के बाहरी क्षेत्रों के बारे हम जानेंगे। अब नगरीय केंद्रों के बाहरी क्षेत्र की किलेबंदी बाहर का परिक्षेत्र था। अकीरा सीमादा। दक्कन में अनेक स्थलों जैसे अमरावती, नागार्जुनकोंडा, सन्नत में बौद्ध मठ पर अन्य संप्रदायों से संबंधित वस्तुएं, अस्थि कलश, महापाषाण खोजे गए हैं। सीमादा के अनुसार नगर कस्बे के सीमांत अवस्थित थे। यह परिधीय क्षेत्र एक प्रकार का वह स्थल है जहां व्यापक सामाजिक समूह का वास था। ऊपरी गंगा मैदानों में स्थित इंदौर खेड़ा, जहां मुख्य बसावट के बाहर अनेक टीलों को खुदाई की गई। इसके साथ गैर घरेलू स्थलों का उत्खनन किया गया। मध्य गंगा के मैदान में भीतरी गांव में एक गुप्तकालीन मंदिर ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है। यह मंदिर स्कंदगुप्त के काल का है। शोक क्षेत्र में एक शिखर वाले देवालय का भी उत्खनन किया गया है। हम देखेंगे कि जो प्रारंभिक नगर थे उनका
फैलाव कहाँ से कहाँ तक था, कैसा था? तो जो प्रारंभिक नगर थे उनका फैलाव का साक्ष्य तक्षशिला घाटी से हमें मिला है। इसमें 2 नगर सिरकप चारसड्डा में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों की विशेषताएं मिली हैं। सिरकप नगर में ग्रिड योजना रूपी बसावट मिलती है। इसी प्रकार चारसड्डा में प्रारंभिक नगर वाला हिसार अनियोजित था। हिसार किले अचाह दीवार या परकोटा की थी। ग्रिड योजना से पता चलता है कि नगरों की स्थापना में राजनीतिक सत्ता मौजूद थी और तीव्र गति में निर्माण हुआ। अनेक ब्लॉकों में विभाजित है। 33 शताब्दी ईसा पूर्व में राजघाट और कौशाम्बी में भी आवासीय घरों में बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ सार्वजनिक नालियों, पत्थर के कुओं तथा तालाबों के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे नागरिक सत्ता की जानकारी हमें होती है। यही स्थित राजघाट श्रृंगवेरपुर में भी दिखाई देती है। श्रृंगवेरपुर में ईंट से निर्मित एक परिसर है जिसमें 3 तालाब, गाद जमाव के लिए गड्ढा है। इनको जोड़ने तथा पानी के प्रवेश और निकास के लिए नालियाँ थीं। इस प्रकार यहाँ पानी की पूरी व्यवस्था थी। तो हम देखेंगे प्रारंभिक जो नगर थे उनमें उसकी सार्वजनिक और तथा धार्मिक भवन किस प्रकार के थे। तो जो प्रारंभिक नगर थे उनमें कई नगरों कस्बों में सार्वजनिक और धार्मिक भवनों के अवशेष मिले हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कुम्भरहार पाटलिपुत्र में माना गया में एक स्तंभ आयताकार के आकार का मिला है। इसकी नींव में पत्थर के 80 विशाल स्तंभ भी मिले गए हैं। इसे महल या धार्मिक स्थल कहा जा सकता है। इसके नींव में पत्थर के जो 80 विशाल स्तंभ मिले हैं, इसके आधार पर हमें इसे महल या धार्मिक स्थल की संज्ञा दी जा सकती है, इसे कहा जा सकता है। इतिहासकार जी.आर. शर्मा ने भी बताया है कि कौशाम्बी में उदयन के महल की पहचान की है, जो बौद्ध के समकालीन थे। बीबी लाल भी ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक भवनों या महल के रूम साक्ष्य मिले हैं, परंतु धार्मिक भवनों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कौशाम्बी में किलेबंद नगर, घोसीताराम मठ और गनबारिया में वर्गाकार के 4 उपासना स्थल अनेक मठ मिले हैं। तो हम देखेंगे प्रारंभिक जो नगर थे उनमें किस प्रकार के घर थे। तो प्रारंभिक नगर में ऐतिहासिक नगरों केंद्रों से प्रमाण मिले हैं, जैसे तक्षशिला, सिरकप, शोक, इंदौर, खेड़ और बीटा। शोक में मिले घर में 7 कमरे हैं और एक नियोजित पंक्ति से बने हुए हैं। जो शोक में जो घर मिले उनमें 7 कमरे बताए गए हैं और तथा वो एक नियोजित पंक्ति में बने हुए बताए गए हैं। इस घर में पहुंचने का रास्ता एक संकरी गली से होकर था जो प्रांगण में ले जाती थी। इस घर में 2 प्रांगण थे, 2 प्रांगण, एक बाहर और एक भीतर। बाहरी प्रांगण के दक्षिण में एक दरवाजा था जिससे होकर अंदर के प्रांगण में पहुंचा जा सकता था। सभी 7 कमरों के द्वार इसी प्रांगण में खुलते थे। दक्षिण के कोने द्वार कतार के बीच चूल्हे का अवशेष भी मिला है। इस घर में नलियां, शोक गड्ढा स्थापित था। इंदौर खेड़ा के 7 घरों के एक बड़े भाग का उत्खनन किया गया। इन घरों की दीवारें कच्ची ईंटों से बनी होती थीं। ईंटों पर मिट्टी का प्लास्टर भी किया गया था। ईंटों में जो था वहाँ पे मिट्टी का प्लास्टर भी किया गया था, जो कच्ची ईंटों से बनी थी। यहाँ भी घर के बाहर भीतर आंगन मिला। मार्शल ने बताया कि भीटा के कई घरों के बाहर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। सबसे प्राचीन घर को मार्शल ने हाउस ऑफ गोल्ड के नाम दिया है, जो मौर्य काल का है। कच्ची ईंटों से बना बताया गया है। इसमें भी एक खुला आयताकार प्रांगण मिला है। इसमें कुछ कमरों की दीवारें मोटी बताई गई हैं, जिससे पता चलता है कि जो इसमें दूसरी मंजिल भी बनी होगी। हाउस ऑफ गोल्ड जो ठीक पश्चिम में एक घर हाउस ऑफ नागदेव नाम से जाना गया है, जिसे हाउस ऑफ नागदेव नाम दिया गया है।
तो हम देखेंगे प्रारंभिक नगरों में जो हमारा शिल्प उत्पादन होता था वो किस प्रकार होता था। तो नगरीय केंद्र की एक प्रमुख विशेषता शिल्प उत्पादन को भी माना गया। इनमें से कपड़े, मिट्टी के बर्तनों, चित्रण के सांचे, मूसा और स्वर्णकारों की कुठली शामिल है। मूसा क्या होता है? पात्र जिसमें धातु को गलाते हैं। कुठाली, कुलिया, घरिया। कुछ स्थलों पर अलग प्रकार के शिल्प सूचक होते हैं, जैसे शोक में कूची। पूर्व उत्तर प्रदेश में कॉपियों में शीशे के उत्पादन का उल्लेख मिलता है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के केंद्र, जिनका हमने प्रारंभिक नगरों केंद्र का आविर्भाव के बारे में देखा, उनके आकार के बारे में पढ़ा, हमने उसकी किलेबंदी किस प्रकार की थी इसके बारे में पढ़ा। तो उसके जो प्रारंभिक नगर थे उनके बाहरी क्षेत्र कैसे थे, नगर का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था, उसके सार्वजनिक और धर्म भवन किस प्रकार के थे, और उसके घर कैसे थे, तथा उसमें शिल्प उत्पादन किस प्रकार का था, उसके शिल्प उत्पादन के किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, इसके बारे में हमने इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जाना है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा भी ये रहेगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आने के 100% संभावना बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें तथा इस क्वेश्चन के नोट्स बनाकर तैयार रखें। एक प्रमुख केंद्र का अध्ययन, एक हमारा जो प्राचीन जो प्रमुख केंद्र नगर था मोहनजोदड़ो, उसके बारे में हम अब इस बारे में अध्ययन करेंगे। केस स्टडी या मेजर अर्बन सेंटर मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे, उसके हड़प्पा के उसके बस्तियों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृतियों के नगरों का प्रतिनिधि माना जाता है। इसकी खोज में अनेक पुरातत्वविदों ने भी योगदान दिया है, जैसे I.M. व्हीलर, D.R. भंडारकर, D.R. बनर्जी और साहनी, जॉन मार्शल, E.H. मैके आदि पुरातात्विक ने इसके खोजों तथा इसके संस्कृतियों के बारे में बहुत योगदान दिया है। इस स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने किया तथा उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। अब इसके मोहनजोदड़ो की संरचना देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का था। मोहनजोदड़ो नगर की बसावट दो भागों में विभाजित थी। छोटा अधिक ऊंचा भाग दुर्ग, बड़ा नीचे का भाग निचला शहर कहा गया है। मार्शल के नेतृत्व में इसका उत्खनन अनेक भागों में किया गया है। यह नगर सिंधु के नदी दक्षिण तट पर था। इस नदी को बाढ़ के कारण इसकी कई बार हानि हुई थी। नगर विशाल चबूतरे पर बनाया गया था। निचले शहर में घर एक दूसरे से सटे हुए बने हुए थे, एक दूसरे से दीवारें सटी हुई थीं। दीवारों की मोटाई दो घरों की सीमांकित करती हैं। हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो घर बने हुए थे वो निचले शहर से घर एक दूसरे से सटे हुए थे, तथा दीवार की जो मोटाई थी उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि दोनों जो भी घर थे वो एक दूसरे से सटे हुए थे। निचले शहर में अनेक सड़कें तथा गलियां पाई गई हैं। सड़कें चौड़ी थीं परंतु गलियां संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थीं। सड़कें थीं वो चौड़ी थीं तथा गलियां थीं जो वो संकरी तथा टेढ़ी मेढ़ी थीं, जिगजैग टाइप की थीं। मुख्य सड़कों पर बैलगाड़ी आदि वाहन चलते थे। मोहनजोदड़ो के सड़क पैटर्न को ग्रिड योजना कहा गया है। नगर की प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं में नाली प्रणाली उल्लेखनीय मानी गई है। नाली प्रणाली को उल्लेखनीय इसलिए बताया गया है क्योंकि नाली जो पानी का निकास था वहाँ पे मोहनजोदड़ो में बहुत अच्छा सा मतलब बताया गया है। नलियाँ पक्की ईंटों की बनी होती थी और ढकी होती थीं। घर का अपशिष्ट नलियों से होकर सार्वजनिक नलियों में चला जाता था। पेयजल के लिए सभी घरों में कुएं थे जो घर के मुख्य द्वार पर होते थे। बाहर के लोग वहां से जल प्राप्त कर सकते थे। अब हम देखेंगे जो मोहनजोदड़ो था उसमें सार्वजनिक स्थापत्य। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के भवनों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक था सार्वजनिक स्थापत्य, एक था घरेलू। अच्छा, सार्वजनिक और घरेलू में हम क्या समझ सकते हैं? सार्वजनिक स्थापत्य यानी सार्वजनिक स्थान वो स्थान जहाँ पे सभी लोग समान अधिकार से यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि रोड होता है, रोड पे किसी का अधिकार नहीं होता, उस पर कोई भी उसका प्रयोग कर सकता है। मंदिर हो गया, मंदिर में कोई भी जाके वहाँ पे
मंदिर में जा सकता है, तब वहाँ पे हवन वगैरह अपना कर सकता है। वो एक सार्वजनिक स्थल हो जाते हैं, इनमें किसी का अधिकार नहीं होता। जो घरेलू घर होते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति के होते हैं, जो स्वयं के होते हैं। तो दुर्ग टीला पर निर्मित अधिकांश स्थापत्य सार्वजनिक प्रकृति के थे। निचले शहर के कुछ भागों में बड़े भवन देखे गए हैं। दुर्ग के बड़े क्षेत्रों में उत्खनन किया गया। उत्तरी समूह यसिद्धि, दक्षिणी समूह यल क्षेत्र माने गए। उत्तरी समूह में टीले पर आकर्षक स्नानागार मिला है, जिसके चारों स्तंभ युक्त बरामदा है। कुंड का आयतन लगभग 160 घन मीटर रहा होगा। इसमें दोनों तरफ कई कमरे हैं जो संभवतः पुरोहितों के थे। स्नानागार भवन के चारों सड़क और गलियां थीं। पानी के निकास के लिए विशाल नाली थी। स्नानागार के ऊपर एक तल था। दुर्ग पर भवनों के दक्षिण समूह में एक विशाल स्तंभ युक्त हाल था, जिसकी छत खंभों पर टिकी थी। निचले शहर में कुछ विशाल भवन थे। मैके ने उत्तरी भाग में एक भवन को महल कहा है। इस भवन में 2 बड़े खुले आंगन, कोने में एक भट्टी थी। महल का अधिकांश स्थान कार्यस्थल था। एक हिस्से में रहने के कमरे, जिन्हें भंडार कक्ष या सेवकों का क्वार्टर कहा गया है। मोहनजोदड़ो के घर निचले शहर की विविध योजना में मोहनजोदड़ो नगर की प्रकृति का पता चलता है। यह एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कमरे इसके मार्शल ने घर का नाम दिया है। यह दोहरी पंक्ति के समान आकार के भवनों का परिचारकों के आवास थे। कुछ भवनों में छोटे खड़ंजे स्नान के फर्श थे। दक्षिणी छोर पर एक कुआं, जिसका समता साझा प्रयोग किया जाता था। एक दूसरे घर में प्रवेश द्वार था, जिससे होकर अनेक कमरों में जाया जा सकता था। खुले आंगन में ईंट बिछाई गई थी। एक ढकी नाली थी। प्रवेश द्वार के आगे एक छोटे खड़ंजा वाला कमरा था, जिसे एक कुआं बना रहता था। एक स्नानागार भी जुड़ा था। आंगन के चारों ओर अनेक कमरे थे, जिनका कार्य स्पष्ट नहीं है। आंगन के उत्तर में रसोई घर, एक अतिथि कक्ष भी इसमें मिला है। कमरे की छतों में लकड़ी की सतीर लगी है। मोहनजोदड़ो के निजी घर के संबंध में अन्ना सारसिना ने कार्य किया है। उन्होंने मोहनजोदड़ो के 5 आवासीय मॉडल बनाए हैं। इन मॉडलों में आंगन के अवस्थित कमरों की आंतरिक व्यवस्था के आधार पर है विभेद किया है। उनके अनुसार आंगन प्रायः सड़क या गली से सीधे नहीं जुड़ा हुआ था। प्रवेश एक कमरे से होकर गुजरता था। उनका यह भी कहना है कि प्रायः छोटे परिवारों के थे। बड़े छोटे सभी घर ध्यान से बनाए गए थे। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो की जो स्थापत्य कला थी वो किस प्रकार थी। इस मोहनजोदड़ो के स्थापत्य कार्य नगरीय विशेषता में एक विशेष मोहनजोदड़ो का शिल्प उत्पादन है। शिल्प उत्पादन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों के अर्धनिर्मित वस्तुएं, कच्ची सामग्री के अवशेष, औजार व अवशिष्ट मिले हैं। इन वस्तुओं की प्राप्ति के स्थान से लगभग शिल्प उत्पादन की अवशिष्ट जानकारी मिलती है। उत्खनन वालों स्थलों से स्पष्ट ज्ञान होता है। इटली के दलदल के भूतल सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्सा शिल्प के क्षेत्र थे। इटली के सर्वेक्षण दल ने इस पूरे हिस्से को शिल्पकारों का क्षेत्र घोषित किया है। मोहनजोदड़ो के शिल्प सूचकों के पत्थर के मानकों का काम, पत्थर के फलक का काम, बांट का उत्पादन, मोहर की कटिंग, मुद्द भांडों का उत्पादन, सेल खड़िया और धातुकर्म के साक्ष्य मिलते हैं। लगभग सभी खुदाई वाले क्षेत्र में शिल्प सूचक फैले हुए हैं। शिल्प कार्य अल्पावधि निचले शहर तक सीमित हैं। कभी कभी एक संरचना विभिन्न शिल्पों के काम को स्पष्ट करती है। मोहनजोदड़ो में शिल्प प्रक्रिया को स्थानीयकरण के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। और हम देखेंगे हमारा जो अर्बनाइजेशन इन इंडिया का जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको सभी अच्छे से तैयार कर लें। तो तीसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा के नगरीय समाज, हड़प्पा का जो नगरीय सोसाइटी थी, जो हड़प्पा की जो नगरीय समाज था वो कैसा था, उसका वो किस प्रकार का था। तो हम देखेंगे कि सामाजिक भेद के स्थलों के रूप में जो घर थे वो कैसे थे। नृवैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। उसमें समाधान की प्रथाएं किस प्रकार की थी तथा जातीयता के विचार किस प्रकार के बताए गए हैं।
तो हम सबसे पहले देखेंगे सामाजिक विभेद के स्थलों के रूप में घर। सामाजिक विभेद के स्थलों के रूप में घरों के आकार, निर्माण, पैटर्न, घर की संरचना उसकी अवस्थिति के आधार पर है। सामाजिक भेद का पता लगाया जा सकता है। बड़े आकार के घर संपत्ति या सामाजिक हैसियत के सूचक होते हैं। हड़प्पा के उत्खननकर्ता S.S. बस ने अन्य घरों को विपरीत कतिपय कच्ची झोपड़ियों को मजदूरों का घर कहा है। दूसरे तलवाला, नाली युक्त सुविधा, अच्छे फर्श वाले स्नानागार, कुएं की मौजूदगी सामाजिक हैसियत की सूचक है। मिशेल जनसेन जर्मनी के पुरातात्विक विद्वान मोहनजोदड़ो साक्ष्यों के आधार पर कमरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रवेश कमरे, पारगन कमरे अंतिम कमरे हैं। प्रवेश कमरे में व्यक्ति घर में प्रवेश करता है। पारगन कमरों में एक से अधिक दरवाजे होते हैं। इनमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा सकता है। अंतिम कमरे निश्चित रूप से निजी थे। अंतिम कमरे में एक दरवाजा होता है। वह स्नानागार, भंडार गृह या व्यक्तिगत कमरा हो सकता है। केंद्र में बड़े क्षेत्र लगभग आंगन माना गया है, जिसमें ऊपर छत नहीं होती थी। आंगन में समता अधिकांश कार्यकलाप किए जाते थे। अधिकांश कार्य महिलाएं करती थीं, परंतु यह माना गया है कि महिलाओं के विशेष प्रयोजन के लिए थे। हड़प्पा के घरों में पूर्णता दिखाई देती हैं। विद्वानों ने कमरे के नक्शे हड़प्पा के निवासियों या निजी व्यक्तिगत स्थान की धारणा की व्याख्या करने का प्रयास किया है। पानी के लिए कुएं थे, जिसका प्रयोग सार्वजनिक हो सकता है। जो पानी के लिए जो भी कुएं थे हर घर में, वो सार्वजनिक प्रयोग माना गया है, यानी जिसका प्रयोग, उन कुओं का प्रयोग हर कोई कर सकता था। घरों में पक्का स्नानागार भी बताया, शौचालय, नालियाँ भी थीं जो सार्वजनिक नालियों से जुड़ी थीं। घरों के अंदर मिलने वाले सामान सामाजिक अंतरों को उजागर करते हैं। इसके देखेंगे हम नृवैज्ञानिक परिदृश्य। नृवैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि बहुमूल्य वस्तुएं जब व्यक्ति विशेष हाथ में आती हैं तो उनका प्रयोग निर्भर वस्तुओं के विनिमय से नहीं किया जा सकता है। वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र केंद्र इसके पाने के स्थान या संदर्भित होते हैं। एक पुरातत्व के सामने इस प्रकार अन्य समस्या भी होती हैं, जैसे नष्ट होने वाली सामग्रियों से बनी बहुमूल्य वस्तुओं के साथ व्यवहार। पुरातात्विक दृष्टि से वस्त्र सुरक्षित रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे पुरातत्व के विद्वानों को प्राचीन लेन देन में इसकी भूमिका सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न होती है। S.R. बिष्ट ने भी बनावली में एक व्यापारी के घर, एक आभूषण विक्रेता के घर की पहचान प्राप्त शिल्प कृतियों के आधार की है, परंतु साधारण निवासियों के आवास में बहुमूल्य शिल्प कृतियाँ मिली हैं। इस प्रकार संभ्रांत वस्तुओं के पास जाने के स्थल तथा कथित संभ्रांत क्षेत्रों में कोई संबंध नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार बहुमूल्य वस्तुओं का संबंध केवल नगरीय केंद्रों से नहीं है। विशेष प्रयोजन की वस्तुएं छोटे केंद्रों में भी पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे इसकी स्वावधान प्रथाएं किस प्रकार की। हड़प्पा समाज था, उसकी सौ का दान कैसे किया जाता था, उसकी प्रथाएं किस प्रकार की थीं। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों में मिस्र, मेसोपोटामिया के समान स्वावधान कब्र की वस्तुओं के माध्यम से सामाजिक असमानता दिखाई देती है। जो वस्तुओं के माध्यम से सामाजिक असमानता नहीं दिखाई देती है, अधिकांश 100 गड्ढों में लंबवत रखे गए थे। सिर के पास मृदभांड भी रखे गए थे, इसलिए कब्र का गड्ढा सिर के पास चौड़ा होता था। हड़प्पा में कब्र मृदभांडों की संख्या 2 से 40 तक तथा औसतन 25 से 20 होती थी। मार्टिन व्हीलर को खुदा में महिला का ताबूत मिला है। कब्र में इसके आभूषण भी थे। उनके अनुसार इस प्रकार की कब्र मेसोपोटामिया में मिली है। जोनाथन केनोयर महिलाओं के शवों के साथ कांसे के दर्पण, शंखाकार पत्थर भी मिले हैं। रीटा राइट के अनुसार मृदभांड की आकृति की एकरूपता अलंकृत मोटिफ के मानक से ज्ञात होता है कि अनेक कब्रों में पाए गए मृदभांड ही कुम्हार द्वारा बनाए गए थे। कालीबंगा में 3 प्रकार के स्वावधान भी मिले हैं जो एक समय में ही प्रचलन थे। वहाँ स्वावधान समूह में भी मिले हैं। कब्र की वस्तुएं मृदभांड
सीपी की चूड़ियाँ, मन के तांबे दर्पण भी मिले हैं। व्यक्तिगत समाधानों में पात्रों की संख्या पर्याप्त भिन्नता पाई गई है। पाल रिसमैन ने भी बताया कि समाधानों में निजी मूल्यों, सार्वजनिक प्रदर्शन के तत्वों के आधार पर विभेद प्रकट किया है। हड़प्पा समाधानों में संपत्ति नहीं मिली है। रिसमैन ने बताया कि संपत्ति की ऐसी श्रेणियों पर सम्भ्रांतों द्वारा एकाधिकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हम देखेंगे हड़प्पा जो सोसाइटी थी, हड़प्पा का समाज था, उसमें जाति को लेकर किस प्रकार के विचार वैज्ञानिकों ने दी हैं, वो किस प्रकार के थे, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो संगोत संबंधों और जातिता के विषय में पुरातात्विक स्रोतों से विशेष जानकारी मिली है। जिम शेफर और लिचटेनस्टाइन ने बताया है कि प्रारंभिक हड़प्पा समाज में जातीय ग्रुप का अर्थ निकलने का प्रयास किया है। इन्होंने स्पष्ट सिरामिक शैलियों के माध्यम से ऐसी सीमाओं के रेखांकन के स्थूल सांस्कृतिक मैक्रोकल्चर लक्षणों का प्रयोग किया है, परंतु उसका यह प्रयोग संदिग्ध है। शैरिन रत्नागर वंशानुक्रम स्थानीय समुदाय कार्यात्मक रूप से विशेषीकृत है या भूधारक सत्ता के रूप में जीवित रह सकते हैं। विशाल स्मारकीय भवनों जैसे क्रमशः पिरामिडों, मंदिरों, महलों के निर्माण में मिस्र, मेसोपोटामिया दोनों समुदाय संगोत का प्रयोग किया गया था। केनोयर कुम्हार पूर्वजों की भांति एक स्थान पर रहने वाले वंशानुगत विशेषज्ञ रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो अर्बनाइजेशन इंडिया का जो पेपर है, उसके जो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना तथा उसके बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने अच्छा पेपर हो तो आप इन तीनों जो तीनों प्रश्न मैंने उनके आंसर बताए उन्हें अच्छे से तैयार कर लें तथा चाहे उनके नोट्स भी बना लें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अब दूसरे अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा अर्बनाइजेशन इंडिया के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। तो उन वीडियो को देखना है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक था मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो मेरे द्वारा पढ़ने वाले जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हों वो आपको मिल सकें। ओके, धन्यवाद।